पाकिस्तान की लड़ाई में इंडोनेशिया ने सीधा बोला था, अपना क्लेम डाला था कि अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा है। दे वर विलिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान इन क्लेमिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत कम लोगों को मालूम है। अच्छा, कि अगर 1965 में एक बार उस पर क्लेम आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इंडिया की जो पोजीशन है एक बहुत पिवटल पोजीशन है। हम इस पूरे इंडियन ओशन के ऊपर वहां से निगरानी रख सकते हैं और यहाँ से फिर जो ट्रेड जाता है स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का में, वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के बिल्कुल नीचे से निकलता है। तो जितना मैरीटाइम ट्रेड स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से आता है और जाता है, उसके ऊपर भी हम निगरानी रख सकते हैं। और इसीलिए अंडमान निकोबार की डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का इतना फोकस रहता है। अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है हमारे लिए कितना क्रिटिकल है। एनी क्लोजर इज disaster for the global economy from a strategic perspective. These islands are very important for two reasons. एक तो आपका हम चोक पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इन सब की काफ़ी बात होती है और हम ट्रेड के माध्यम से इनको समझते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ये बहुत बड़े पायरेसी रूट्स भी हैं। अंडर वाटर सी केबल्स यहाँ से निकलते हैं। हमारा फ़ोन, इंटरनेट और गाड़ी का तेल सब कुछ यहाँ से आता है। पर इसी वजह से शायद पायरेसी इतनी ज़्यादा होती है। मार्च 2024 में बहुत बड़ा ऑपरेशन करा गया था इसी तरह के एक पायरेसी ऑपरेशन को लेकर के, और वो एक चोक पॉइंट से ही जुड़ा हुआ था। क्या हुआ था तब? देखिए, पायरेसी जो है ये आज कोई नया फिनोमेनन नहीं है। पायरेसी जब से लोग सी में जा रहे हैं, पायरेसी हो रही है जब से। अभी भी है, मलक्का स्टेट्स में है, सब स्टेट्स में पायरेसी होती है थोड़ी बहुत। पर 2008 में सोमाली पायरेसी ने एकदम पूरी ग्लोबल अटेंशन कैप्चर की, क्योंकि इन्होंने शिप्स को कॉन्फिस्केट किया, अंदर हार्बर में ले जाते थे और रैंसम डिमांड करते थे इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और जब इसका इफेक्ट होने लगा ग्लोबल ट्रेड के ऊपर बिटवीन 2008 और 2013 के बीच में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 20 से ज़्यादा नेवीज़ का कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लगा। 5 साल इस छोटी सी, लगती है जो छोटी सी प्रॉब्लम, इस छोटी सी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में। ये पायरेट्स क्या थे? ये 19, 20, 21 साल के लड़के थे। सोमालिया वॉज अ वेरी पुअर कंट्री, इकोनॉमिकली खाने पीने को नहीं था, नो जॉब्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ये डिसअफेक्टेड यूथ था। इनको पायरेट्स, ये जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, इन्होंने एक कलाशनिकोव थमा दी, एक और टोयोटा एसयूवी थमा दी, तो ये हीरो बन गए। छोटी छोटी बोट्स में आते थे, 4-5 और शिप्स को बोर्ड करते थे। अब मर्चेंट शिप्स जो होती हैं उनमें कोई हथियार नहीं होते, तो देवर डिफेंसलेस। तो ये आएंगे अपने कलाशनिकोव्स के साथ और शिप को हाईजैक करेंगे और अंदर ले जाते थे, फिर रैंसम डिमांड करते थे। इसको कंट्रोल करने में, इमेजिन इस लेवल की पायरेसी को कंट्रोल करने में 5 साल लगे, 20 से ज़्यादा नेवीज़ को एक साथ काम करते हुए, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस। तो इतना माइल्ड लुकिंग थ्रेट जो है वो इतना मेजर हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका ट्रेड वैसे इफेक्ट होता है कि शिप्स हाईजैक हो जाती हैं। दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है बहुत। जब इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है तो हर चीज़ का फिर शिप का रेट महंगा हो जाता है, सामान का रेट महंगा हो जाता है, उसका इफेक्ट होता है। फिर एक हाई रिस्क एरिया डेजिग्नेट हो जाती है, जो जैसे अगर पायरेसी एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके आसपास जो हाई रिस्क एरिया होगा कि पायरेसी वहाँ भी पहुँच सकती है। तो उसकी वजह से और मर्चेंट शिप पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हाई रिस्क एरिया में वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये एक साइक्लिकल थिंग है जिससे वो अक्यूमुलेट होता रहता है और इट बिकम्स अ मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम। 2013 में ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, थोड़े बहुत इंसिडेंट्स इधर उधर हो रहे थे। 2023 में जब इजराइल और गाज़ा का युद्ध शुरू हुआ, तो हुती रेबल्स जो गाज़ा के साथ जिनकी सिंपैथी थी, उन्होंने रेड सी में, रेड सी या सुएज कैनाल को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, शिपिंग के ऊपर अटैक करने शुरू किए यमन से। हुती रेबल्स यमन में हैं और उन्होंने कहा जितना जो कुछ भी शिप्स इजराइल की तरफ जा रहे होंगे उनको हम अटैक करेंगे। तो उन्होंने अटैक्स करने शुरू किए, सब कुछ किया, मिसाइल्स फायर करते थे, ड्रोन्स भी फायर किए, एक आधा अमेरिकन वॉरशिप भी डैमेज हुआ। उसके बाद जो शिप्स निकल आते थे रेड सी से और फिर टर्न करते थे इंडियन ओशन में, अगर आप देखें यहाँ पे रेड सी ये है नीचे, ऊपर सुएज कैनाल से आते हैं, फिर रेड सी नेविगेट करते हैं, फिर ये नीचे से पतला सा पैसेज है इसमें से जाते हैं और लेफ्ट टर्न करते हैं इंडियन ओशन के लिए। यहाँ आता है बाबल मंदेब थोड़ा आगे जाके। तो जब शिप्स रेड सी क्रॉस करते थे और टर्न करते थे इंडियन ओशन में, अगर आप देखें बाबल मंदेब और गल्फ ऑफ एडन बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एज पे हैं। इधर सोमालियन जो पायरेट्स थे उन्होंने फिर एक्शन ऑपरेशन शुरू कर दिए अपने, क्योंकि उनको लगा कि ये वल्नरेबल शिप्स हैं तो हम पायरेसी भी शुरू करते हैं।
इंडियन नेवी ने अपना जो एक रोल है इंडियन नेवी का, वो है एज अ प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडियन ओशन। इंडिया क्योंकि सबसे बड़ा पावर है इंडियन ओशन में, मैरीटाइम पावर, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने अपने ऊपर ली हुई है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स न सिर्फ इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी, पर जो ट्रेड इंडियन ओशन से जाता है, जो सिक्योरिटी इंडियन ओशन की है, एंटी पायरेसी, जितने नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जैसे साइक्लोन वगैरह आते हैं, वो इंडिया अपने आप को प्राइम सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है ये करने की। पर ये तो सर इंडिया से बहुत दूर, एक बार जूम आउट करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये इंडिया हाँ, तो पर यहाँ पे और कोई नहीं है ना। हाँ, तो इंडिया ने, बिकॉज इंडियन ओशन है ये, दिस इज इंडियन ओशन, अब आप इंडियन ओशन में आ गए हैं। हाँ, तो इंडिया रेड सी में नहीं गया। India did not do anything against Houthi rebels. India did not open fire on anybody. But India came to control piracy, which had again started coming up here. At एक टाइम पे 12 जहाज इंडियन नेवी के यहाँ पे डिप्लॉयड थे एंटी पायरेसी एरिया में, इस पूरे एरिया में। ये इधर से आगे आप आए पूरा गल्फ ऑफ एडन आगे तक लेके, पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए। और ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई शिप को या तो एस्कॉर्ट करते थे सेफली, या पायरेट्स बोर्ड हो जाते थे, उनको रेस्क्यू करते थे। एक इंसिडेंट था जिसका आपने जिक्र किया, रुएं का। रुएं में तो पायरेट्स चढ़ गए थे, लोग इंजर भी हो गए थे, सब कुछ हो गया था। क्या क्या हुआ था सर, थोड़ा स्लो डाउन करके बताएं। पायरेट्स बोर्ड किया, पायरेट्स ने शिप को हाईजैक किया। इंडियन नेवी को कॉल आई, डिस्ट्रेस कॉल। इंडियन नेवी INS कोलकाता गया, उसने हेलीकॉप्टर से अपने मार्कोस कमांडोज को एम्बार्क किया। वो गए रुओं पे उतरे, पायरेट्स को पहले सरेंडर करवाया, न्यूट्रलाइज किया, सरेंडर करवाया। शिप के इंजन के भी रिपेयर करवाया, जिनको फर्स्ट एड देनी थी उनको दिया, जो भी मेडिकल असिस्टेंस थी, और फिर शिप को आगे भेज दिया, एस्कॉर्ट कर दिया वहाँ से सेफली। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बिकॉज इट वॉज अ फिजिकल ऑपरेशन वेयर ट्रूप्स एक्चुअली वेंट। मार्कोस गए, और मैं पढ़ रहा था 40 घंटे ये ऑपरेशन चलता रहा, क्योंकि वो लोग छुपे हुए थे शिप्स में। ये बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और उनके पास भी आर्म्स हैं, उनके पास भी कलाशनिकोव्स हैं। तो इट वॉज अ मेजर ऑपरेशन और इट वॉज वेरी वेल कंडक्टेड। इससे इंडियन नेवी की एकदम ना ग्लोब ने देखा, दुनिया ने देखा कि इंडियन नेवी की काबिलियत क्या है इन बातों में। और उसके बाद ये नहीं, एक और जहाज़ था जिसका इंजन को डैमेज कर दिया था उन्होंने, पायरेट्स ने। इंडियन नेवी की टीम गई, इंजन रिपेयर किए उस शिप के, फिर उसी शिप को चला के ले गए मुंबई के पास तक सेफली, और फिर उसको जाने दिया उसके आगे, या मुंबई में ले गए, रिपेयर किया और फिर आगे गई वो। तो मतलब इस किस्म का जो सपोर्ट इंडियन नेवी ने दिया है, इसके लिए इंडियन नेवी को प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर माना जाता है इंडियन ओशन में। और ये इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेता है। आजकल क्या हो गया, जो नेचर है मैरीटाइम थ्रेट का, जो नेचर है वो थोड़ा बदलता जा रहा है। पहले क्या होता था, कंट्री वर्सेस कंट्री लड़ाई होती थी, स्टेट ऑन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, वो अब थोड़ा श्रिंक हो रहा है। और ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, मैरीटाइम टेररिज्म जैसे बॉम्बे में हुआ था, मैरीटाइम पायरेसी जो खूब हो रही है, गन रनिंग, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ये अब ज़्यादा बड़ा थ्रेट हो गए हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये एक एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हर चीज़ के ऊपर इसका आई मीन दिस अफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी अब नेवीज़ को काफ़ी डिप्लॉयमेंट्स इसके लिए करने पड़ते हैं। तो इंडिया इसमें भी इंडियन ओशन में फोर फ्रंट में है। हमारे 12 से 15 जहाज़ इंडियन नेवी के पूरे इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक में किसी भी टाइम पे पेट्रोल करते रहते हैं, और जहाँ भी उनको लगता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिचुएशन बिगड़ रही है, वहाँ वो जाते हैं और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल इंडियन नेवी प्ले करती है। पायरेसी पर्टिकुलरली इज़ अ मेजर थ्रेट। अब पायरेसी कम हो गई है फिर से यहाँ सोमालिया वाली, पर पायरेसी कभी डिसअपियर नहीं होगी, हमेशा रहेगी। छोटी मोटी पायरेसी हमेशा होती रहेगी। उसकी वजह से एक और चीज़ हुई है, जब 2008 और 2013 वाली पायरेसी हुई थी जिसका मैंने जिक्र किया था, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट किए गए। EU ने किया, हमने किया, हमारा इंडियन ओशन रीजन इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में। ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इंडियन ओशन कमीशन का अपना है, मेडागास्कर में एक है, सिंगापुर में एक है, ये सब अपनी इन्फॉर्मेशन जो इनको मिलती थी कि सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है, कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कोई सस्पिशियस मूवमेंट है कि नहीं शिप्स का, ये एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे इन्फॉर्मेशन। इसकी वजह से कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर बिल्ड हो गई, जिसको हम कहते हैं आज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंप्रूव होने की वजह से ये जितने थ्रेट्स हैं ये थोड़े कम हो गए, क्योंकि अब रिएक्शन टाइम बढ़ गया है।
क्योंकि खुद आपको नहीं, इतने बड़े ओशन को पेट्रोल करना या सर्वेलेंस करना एक देश के बस के बाहर है, चाहे कितना भी बड़ा देश हो। जब तक आपके पास एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म नहीं होगा और आपके पास एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, जहाँ एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि आप सिक्योरिटी पूरी एरिया की आप इंश्योर कर सकते हैं। तो ये जो उस 2008 और 2013 की जो पायरेसी का इंसिडेंट था, उसका पॉजिटिव आउटकम ये था कि अभी बड़ा रोबस्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, MDA जिसको हम कहते हैं, वो नेटवर्क बन गया है। तो इसलिए इसको हम कंट्रोल कर पाए, हमको पता लग गया कि ये होने वाला है, पहुंच गए टाइम पे, कर पाए। अगर खाली हमको ढूंढना पड़ता तो शायद और थोड़े दिन लग जाते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ पायरेसी में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पायरेट को पकड़ना है, जो मैंने कहा 20-21 साल के लड़के हैं जो कलाश्निकोव लेके घूमते, इससे पायरेसी नहीं इरेडिकेट होगी, क्योंकि ये तो लड़के हैं 10 आप आज पकड़ेंगे, वो 10 और को दे देंगे कलाश्निकोव, वो भेज देंगे। आपको इसकी जड़ पे जाना है, इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, कौन से सिंडिकेट्स हैं जो इसको फाइनेंस करें, उनकी जब तक आप कमर नहीं तोड़ेंगे ये चलता रहेगा। आपको उनकी फाइनेंसिंग बंद करनी है। सोमालिया जैसी कंट्री जिनकी इकोनॉमीज बिल्कुल डाउन एंड डंप्स हैं, कोई जॉब्स नहीं है लोगों के लिए, कोई फिशिंग का नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ यूथ क्या करेगा, यही करता है फिर। और गवर्नेंस तो है ही वैसी पुअर उन कंट्रीज़ की। तो इसलिए पायरेसी ने बढ़ता है यहाँ पे। तो सर जब कोई एक शिप के बारे में सोचता है, बहुत बड़ा विशाल शिप होता है, और ये छोटे छोटे बोट्स में से उसको कैसे कंट्रोल में कैसे ले लेते हैं? क्योंकि ये आते हैं शिप के बराबर और थ्रेटन करते हैं कि आप लैडर नीचे कीजिए, लैडर से ऊपर चढ़ जाते हैं। मर्चेंट शिप के क्रू में तो 15-16 से ज़्यादा लोग होते नहीं, चाहे कितना भी बड़ा जहाज़ हो। ये भी अगर 8-9 होंगे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं और फिर जो भी धमकी देनी है, पैसा लेना है, जो भी करना है करते हैं। तो लैडर बेसिकली जो है नीचे लैडर से लोअर करते हैं। अब एक सेकंड के लिए सर एक कदम पीछे लेकर जूम आउट करें अगर, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि इंडियन ओशन में 5 बड़े चोक पॉइंट्स हैं और हम उन 5 पे आएंगे, लेकिन ये चोक पॉइंट क्रिएट क्यों होते हैं? कोई एक लेमैन ये समझता है कि पूरा ओशन खुला, शिप कहीं से भी जा सकता है, तो ऐसा क्यों है कि सारा का सारा ट्रेड कुछ चंद किलोमीटर के रास्तों से ही आ रहा है? देखिए, ये इंडियन ओशन की खासियत है। इंडियन ओशन के 2 यूनिक फीचर हैं, या मैं कहूँ 3 यूनिक फीचर हैं इंडियन ओशन के। पहला यूनिक फीचर ये है कि ये एक बंद सा ओशन है। आप देखिए इसके बराबर, ये देखिए आप, अटलांटिक खुला है, बिल्कुल कुछ ही नहीं आसपास। हाँ। इंडियन ओशन में आप इधर से चलिए, इंडिया का कोस्ट, पहले साउथ ईस्ट एशिया का कोस्ट, हाँ। फिर इंडिया का कोस्ट, फिर वो पूरा एशिया का ऊपर का पर्शियन गल्फ और अफ्रीका। तो अगर आप इंडियन ओशन को ऐसे देखें तो ये काफ़ी क्लोज सा ओशन लगता है। हाँ। एक ये फीचर है इसका। हाँ। दूसरा फीचर है, किसी और ओशन में घुसने के लिए और निकलने के लिए इतने नैरो एरिया से नहीं जाना पड़ता। इसमें आप देखिए इंडियन ओशन में आप कहाँ से जाएंगे, या तो आप बाबल मंदिर से आएंगे, ये नीचे यहाँ पे जिबूटी के पास, या तो बाबल मंदिर से जाएंगे, या होर्मुज से आएंगे। होर्मुज खैर आना जाना एक ही से है, क्योंकि ये बंद, पर्शियन गल्फ बंद है। तो और जाते भी आप बस ट्रेड के लिए, पैसेज के लिए नहीं जाते। ये 2 हो गए। आप नीचे आइए अफ्रीका के कोस्ट पे, और नीचे ये मैडागास्कर और इसका ये स्टेट्स जो हैं, ये एक चोक पॉइंट है। 3 फिर ऊपर मलाक्का और सिंगापुर स्ट्रेट, ये चौथा। और 5वां जो है वो चोक पॉइंट नहीं है, पर वहाँ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है, वो है डोंडरा हेड, श्रीलंका के थोड़ा नीचे थोड़ा, ये यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के नीचे से निकलता है डोंडरा हेड। यहाँ पर वो यूएस सबमरीन ने ऑपरेशन करा था इसके पास। हाँ। तो ये 5 चोक पॉइंट जो हैं, 4 चोक पॉइंट और एक ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, इनका महत्व ये है, पहली बात तो यही एक तरीका है अंदर और बाहर जाने का। आप बोल रहे हैं ना कि कहीं से भी आ सकते हैं और कोई जगह नहीं आने की, पहली बात। तो ये एक यूनिक फीचर है इंडियन ओशन का कि जितना ट्रेड आएगा वो इन्हीं 5 में से आएगा। तीसरा यूनिक फीचर ये है कि इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। उसकी वजह से जितना ट्रेड अटलांटिक से पैसिफिक में जाता है, पैसिफिक से अटलांटिक के देशों में जाता है, वो सब इंडियन ओशन के थ्रू ही जा सकता है। तो इंडियन ओशन में एक साल में 1,20,000 से ज़्यादा शिप्स ट्रांजिट करती हैं, मोर देन 1,20,000 शिप्स, इंक्लूडिंग टैंकर्स, बिग मर्चेंट शिप्स, एवरीथिंग गोज थ्रू द इंडियन ओशन, बिकॉज इधर से उधर जाना है, उधर से इधर जाना है, यही है। अब आप अगर थोड़ा जूम आउट करो तो आप देखिए 5 चोक पॉइंट से जो लाइनें आ रही हैं, अगर आपको अटलांटिक से पैसिफिक में जाना है तो आपको इंडिया के साउथ से ही जाना होगा। तो सारी आके ये चोक पॉइंट्स वहीं कन्वर्ज करते हैं, वरना एफिशिएंसी नहीं बनेगी। हाँ, नहीं तो ऐसे तो आप घूम के नहीं जाएंगे ना, क्योंकि एवरी किलोमीटर इज कॉस्ट मनी। यस, तो वो तो शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं।
तो ये सब यहाँ पे श्रीलंका के साउथ में कन्वर्ज होते हैं और फिर मलाक्का स्टेट्स की तरफ जाते हैं एंड वाइस वर्सा, मलाक्का स्टेट से आते हैं और फिर चले जाते हैं जहाँ भी जाना उनको। तो इंडिया की जो पोजीशन है ज्योग्राफिकली एक बहुत पिवटल पोजीशन है। हम इस पूरे इंडियन ओशन के ऊपर वहाँ से निगरानी रख सकते हैं। तो अगर आप देखें इंडियन ओशन में इंडिया की लोकेशन, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर टिप है साउथ में, ये एक नोक आता है सीधा इंडियन ओशन के बीच में। आप देख लीजिए इंडियन ओशन दोनों तरफ है। यस। और इसी के नीचे सारी शिपिंग कन्वर्ज करती है। तो ये इंडिया को एक बहुत पिवटल पोजीशन देता है इंडियन ओशन में। पहली बात, हम यहाँ के लीडिंग मैरिटाइम पावर हैं, तो समुद्री शक्ति जो हमारी है वो तो है ही है, तो इंडियन ओशन में वैसे ही हम सबसे महत्वपूर्ण पावर हैं। और अब हमारे पास एक पिवटल ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है। तो इससे हमारे को पूरा जो है ये एरिया कंट्रोल करने का मौका मिलता है, इसके ऊपर निगरानी रखने का, कंट्रोल नहीं करूँगा पर निगरानी रखने का हमको मौका मिलता है। और यहाँ से फिर जो ट्रेड जाता है मलक्का स्टेट्स और मलक्का में, वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बिल्कुल नीचे से निकलता है। तो जितना मैरिटाइम ट्रेड स्टेट्स और मलक्का से आता है और जाता है, उसके ऊपर भी हम निगरानी रख सकते हैं। चाहे कुछ करें या नहीं करें उसके साथ वो अलग बात है, पर निगरानी हम रख सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस देश के नेवी के जहाज़ जा रहे हैं, किस देश की पनडुब्बियाँ जा रही हैं, आ रही हैं। हम हर चीज़ के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। और इसीलिए अंडमान निकोबार की डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का इतना फोकस रहता है कि इसको हमें जो है इकोनॉमिकली और मिलिट्री पर्पस से भी डेवलप करके रखना है। अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है, अगर आप देखें इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये इंडिया से 700 मील दूरी पे हैं। हाँ, ठीक है, इंडिया के मेनलैंड से 700 मील दूरी पे हैं, कलकत्ता से, चेन्नई से। इसके अगर आप पूर्वी साइड पे देखें तो आचे आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो कुल 90 किलोमीटर है वहाँ से, लेस देन 90 किलोमीटर। अगर आप इसकी नॉर्दर्न एंड देखें, नॉर्थ ईस्टर्न टिप, तो वो बर्मा से खाली 30 किलोमीटर दूर है, 30 माइल्स। तो आप सोचिए कि हमारे लिए कितना क्रिटिकल है जब हमारे दो देश, और अभी हमारे दोस्त हैं पर कोई गारंटी नहीं है, अगर एक 30 मील दूर है और एक 70 मील दूर है और हम 700 मील दूर हैं, तो कितना ज़रूरी है कि हमारी एक सिक्योरिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे कि हम इसको डिफेंड कर सकें अगर कल इसमें खतरा हो। 1965 की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में, इंडोनेशिया ने सीधा बोला था, अपना क्लेम डाला था कि अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा है। कि किसी बहुत कम लोगों को मालूम है ये। जी हाँ, दे वर प्रो पाकिस्तान एंड एट दैट वॉर दे वर विलिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान इन क्लेमिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इंडोनेशिया। एंड आचे आइलैंड इज ओनली 20 माइल्स फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रेट निकोबार। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव दीज आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस। एक तो आपका आइलैंड 700 मील दूर है। हाँ। इसका मतलब ईस्ट में आपको 700 मील एक्स्ट्रा रीच मिलती है आगे। बिल्कुल, नहीं तो आप चेन्नई से ऑपरेट कर रहे होते। अब आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हों या आपके शिप्स हों, आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपके सर्कल जो है, आर्क जो है, वो उतना लंबा और हो जाता है। एक तो वो है नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपनी एक अच्छी सिक्योरिटी प्रेजेंस रखें। तो पोर्ट ब्लेयर में अभी हमारे पास अंडमान निकोबार कमांड है। जब अंडमान निकोबार कमांड बनी थी तो ये इसलिए नहीं बनाई गई थी कि इंडिया को अपने आप को वहाँ मजबूत करना है, वो इसलिए उस टाइम बनाई गई थी कि थिएटर कमांड हम एक थिएटर कमांड इस्टेब्लिश करके देखना चाहते थे कि थिएटर कमांड कैसे डेवलप होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। इसलिए वो बनाई गई थी एज एन एक्सपेरिमेंट। हमने उस टाइम इन सब कंट्रीज़ को रीअश्योर किया था कि हम यहाँ मिलिट्री पर्पस से नहीं आए हैं, हम अपने मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आए हैं। उस टाइम हमने एश्योरेंस दी थी। पर अब टाइम बदल गया। अब हमको देखना है कि अब चाइना के 25 साल में चाइना का नेवी बहुत बड़ी हो गई है। हमें मालूम है कि चाइना इंडियन ओशन में आएगा एक दिन। कौन उसके साथ होगा, कौन नहीं होगा, हम कह नहीं सकते। तो हमको ये देखना है कि हम हमारी जो टेरिटरी है, हमारा जो पानी है, हमारा जो एरिया है, वो हम अपने आप सिक्योर रख सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड को डेवलप करें। अब कितना डेवलप करना है, क्या उसका एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट होगा, वो स्टडी करना पड़ेगा। पर इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, कुछ मत करो या सब कुछ कर दो। हाँ, वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना है कुछ, कितना कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों को ठीक से बैलेंस कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट भी ज़्यादा ना बिगड़े और जो हमको करना है वो भी हम कर सकें। वो डिसीजन धीरे धीरे लिए जाएंगे। और जैसा आपने बताया कि अगर 1965 में एक बार उस पर क्लेम आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और आपको अगर पहुंचने में 700 मील कवर करना है और किसी और को 30 मील कवर करना है तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो अगर इतने इम्पोर्टेंट हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और इसी तरह से लक्षद्वीप की भी बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है,
तो लक्षद्वीप से कौन सा एरिया कंट्रोल होता है हमारा? देखिए, लक्षद्वीप में अभी तक हमारी बहुत छोटी नेवल प्रेजेंस होती थी। कवरत्ती आइलैंड में हमारा एक डिटैचमेंट होता था बस। पर हमने पिछले साल एक नया इस्टेब्लिश किया, जतायु, आई थिंक INS जतायु, एक एयरफील्ड इस्टेब्लिश की है, क्योंकि वहाँ से हम वेस्टर्न इंडियन ओशन के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। लक्षद्वीप करीब कोचिन से करीब 250 मील है, 280 मील के करीब है, तो फिर आपको उतनी एक्स्ट्रा रीच मिलती है। वहाँ से अगर आप देखें तो आप पूरा मालदीव्स कवर कर सकते हैं, मॉरिशस तक कवर कर सकते हैं, पूरा वेस्टर्न इंडियन ओशन कवर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे सर्वेलेंस के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारा जो सागर और महासागर पॉलिसीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की, इनको बढ़ाने के लिए इस किस्म की कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं, पर वही मैं कह रहा हूँ, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का ठीक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा बस। पर करना तो पड़ेगा कुछ, ऐसे नहीं है कि हम एनवायरनमेंट के चक्कर में कुछ भी ना करें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। दोनों आइलैंड टेरिटरीज हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है। जो सारे 5 चोक पॉइंट्स, और उन 5 की भी हम ज्योग्राफी पाएंगे, बट जो 5 चोक पॉइंट, जैसा आपने कहा कि श्रीलंका के नीचे कहीं इंडियन ओशन में कन्वर्ज करते हैं, ठीक इसी एरिया में एक अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था बाय US फोर्सेस। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और इंडियन नेवी को पता नहीं चला इसके बारे में। तो इस पे सर क्या इसको देखने का सही तरीका क्या है? देखिए, पहली बात, कई चीज़ें बोली गई इसके बारे में। पहली बात ये, जहाज़ आए थे इंटरनेशनल फ्लीट, ईरान के 3 जहाज़ आए थे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए विशाखापट्टनम। उसके बाद उन्होंने मिलन एक्सरसाइज में भाग लिया और उसके बाद अपनी कंट्री के लिए रवाना हो गए। तो जहाँ तक इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, ये कहना कि वो हमारे मेहमान थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत बात है। पहली बात, जब तक हमारे मेहमान थे उनकी सुरक्षा हमने देख ली, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये जहाज़ आए भी थे, अमेरिका और ईरान की टेंशन उस टाइम भी थी। ये तो नहीं था कि उस टाइम बिल्कुल शांत थी और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। तो जब आए ये जहाज़ तभी भी टेंशन थी, और जब गए लड़ाई शुरू हो चुकी थी जब तक। तो या तो इनको जाना नहीं था और उसी टाइम पूछना था कि भाई हमको यहीं कहीं आप पनाह दे दो, जब तक वहाँ कूल ऑफ होता है। एक बार आप सेलिंग सी में चले गए, जब आपका देश एक और देश के साथ युद्ध कर रहा है, तो जाहिर है कि या तो आप उसके ऊपर युद्ध करेंगे, वो आपके ऊपर करेगा। और ये भी नहीं था कि ये कोई पैसेंजर शिप्स थे, ये वॉरशिप्स थे। आयरिस डेना जो सिंक किया गया, वो तो प्रॉपर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट था, उसमें तो इक्विपमेंट जो था वो एंटी सबमरीन्स के लिए ही था। अब अगर एक अमेरिकन सबमरीन ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और टॉर्पेडो कर दिया तो लड़ाई थी। अगर कल हमको हमारे दुश्मन का कुछ जहाज कहीं मिलेगा, हम भी उसको डुबाएंगे, या वो हमको डुबाएगा या हम उसको डुबाएंगे। आप कन्वर्स सोचिए, अगर सबमरीन ने कुछ नहीं किया होता कि भाई ये तो इंडिया से जा रहा है वापस, और डेना ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता तो फिर क्या होता। तो जो हुआ उसमें कोई नाजायज़ नहीं था, कोई हमारी ऑब्लिगेशन नहीं थी ईरान की तरफ कि हमको उनके जहाज़ बचाने हैं। उसके बाद एक जहाज़ जब डूबा तो उन्होंने एक जहाज़ के लिए बोला कि आप इसको एंट्री दे दीजिए अपने हार्बर में। हमने दी। एक जहाज़ श्रीलंका एंटर किया और सी में नहीं गए, पर डेना गया। डेना को रियलाइज़ करना था, कोई भी नेवी जब सेल करती है, पीस टाइम में भी जब हम सेल करते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब अगर युद्ध एकदम हो गया तो हमको इतना टाइम नहीं होगा कि हम वापस आएँ और फिर युद्ध की तैयारी करें और फिर वापस जाएँ। जहाँ भी हैं वहीं से जहाँ भी डिप्लॉय हो जाएँ, हमको तैयार रहना किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। और ये तो आए थे जब इनका देश युद्ध में था, और अगर ये वापस जाते तो शायद डिप्लॉय भी करे जाते। हाँ, बिल्कुल डिप्लॉय होते। और उसके पहले ईरान ने ये भी बोला था कि हमने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 4 मिसाइल मारे। तो आप अगर उनके जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो आपके जहाज़ पे भी हमला करेंगे। तो इसमें कोई वो नहीं था। इंडिया को क्यों नहीं पता लगा? देखिए, सबमरीन्स आर मेंट टू बी स्टेल्दी एंड कंसील्ड, सो यू कैन नॉट ट्रैक एवरी सबमरीन। अगर आपको ट्रैक करते टाइम को मिल गई तो ठीक है, आप ट्रैक करेंगे या डिटेक्ट हो गई, पर सबमरीन्स कैन बी एनीवेयर। अब ये सबमरीन कहाँ से आई? मे बी इंडियन ओशन में नहीं थी, इसको भी कोई और पिरामिड कहीं और होगी, वहाँ से बोला होगा कि तुम जाओ इस शिप को जहाँ भी इंटरसेप्ट कर सकते हो वहाँ करो। तो हमें नहीं मालूम USS शार्लट कहाँ से आई। पर इसमें ना तो इंडिया की कोई वीकनेस थी कि भाई इंडिया को पता नहीं लगा, न इंडिया की कोई गलती थी कि क्यों ये हुआ, न इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी तरफ कि ये नहीं होना चाहिए था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ। वो ठीक है, कहानी बनाई कि इंडिया बैड टेस्ट और अमेरिका शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। कौन देश किसी और को देश को इन्फॉर्म करेगा कि हमारी पनडुब्बी यहाँ पे और ये किसी के ऊपर हमला करने जा रही है? कोई नहीं बताएगा किसी को। तो आई थिंक देयर वाज नथिंग, व्हाट हैपेंड वाज वेरी लेजिटिमेट, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद व्हाट हैपेंड, एंड इंडिया शुड नॉट बी गिल्टी अबाउट एनीथिंग, और nobody should be able to say India didn't know what was happening. हाँ।
सो अब वापस से अगर ये चोक पॉइंट्स पे जाएं तो एक तो ग्लोबल ट्रेड जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि ऑयल का ट्रेड, बहुत सारा ऑयल इंडिया का हॉर्मूज से आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत सारा ऑयल ट्रेड चाइना का जाता है और इंडिया में दूसरे गुड्स आते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि अंडर सी केबल्स का भी एक पूरा वॉरफेयर के लिए यूज़ होने लग गए हैं अब वो। हाल ही में कई सिचुएशन में ये बयान भी दिया गया कि अंडर सी केबल काट दी जाएंगी, या फिर ये अंडर सी केबल की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ कंट्रीज ने कहा कि हम जो है टैरिफ चार्ज करेंगे। सो अंडर सी केबल्स का क्या रोल होता है इस पूरे नक्शे में? हाउ डू दे प्ले अ रोल? देखिए, पूरी दुनिया जो है वो अंडर सी केबल से कनेक्टेड है। 99% हमारा इंटरनेट, और ये कई लोग नहीं जानते, 99% ग्लोबल इंटरनेट अंडर सी केबल से जाता है। जितने स्विफ्ट के आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जितने सब अंडर सी केबल्स पे जाते हैं। एक भी केबल अगर कहीं डैमेज हो जाए तो किसी ना किसी देश का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक उसमें नुकसान होगा। अगर 3-4 हो जाएं और लंबे वाले हो जाएं तो और भी नुकसान हो सकता है। तो अंडर सी केबल्स एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए दुनिया की। आज तक ये इतनी अटेंशन में नहीं था क्योंकि कभी ऐसी चीज़ें पहले वेपनाइज नहीं की गई थी। ये कभी जरिया नहीं बने थे कि युद्ध में ये हम इसको काट देंगे या उसको काट देंगे तो नुकसान होगा किसी का। ये अंडरस्टूड था कि ये पब्लिक गुड है, सबके लिए है, तो इसको नहीं छुओ। अंडर वाटर पाइपलाइंस, अंडर वाटर केबल्स, फूड सिक्योरिटी के जो जहाज़ खाने वाने का जो सामान ले जा रहे हैं उसको हम नहीं रोकेंगे या जाने नहीं देंगे। अब जो नए रूल्स आ रहे हैं वॉरफेयर के, या जो वॉरफेयर के रूल्स अब नहीं माने जा रहे हैं, उसमें अब सब कुछ चलता है। जो चीज़ आप वेपनाइज कर सकते हैं आप कर रहे हैं। तो केबल सबसे पहले वेपनाइज हो रहे हैं क्योंकि आप एक कंट्री को इकोनॉमिकली क्रिपल कर सकते हैं इससे। फूड सिक्योरिटी वेपनाइज हो रही है। रशिया ने कितने दिन तक यूक्रेन की कोई शिप को बाहर नहीं आने दिया था ब्लैक सी से, फिर यूएन ने इंटरवीन किया, फिर उन्होंने बंद कर दिया। उससे ग्लोबल साउथ को बहुत फ़र्क पड़ा। तो अंडर वाटर वो पाइपलाइन डैमेज हुई थी, उससे गैस सप्लाईज में फ़र्क पड़ा। तो ये अब सब वेपनाइज हो गया। पर जहाँ तक अंडर सी केबल्स का सवाल है, इनको डैमेज करना बहुत आसान है क्योंकि जहाँ जहाँ शैलो वाटर्स हैं वहाँ ये शैलो वाटर्स में आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको ज़मीन पे आना पड़ता है, कंट्रोल स्टेशन में कनेक्ट होते हैं। तो इनको डैमेज करने के लिए कोई आपको वेपन नहीं चाहिए, कोई आपको हथियार नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको बस बोल दीजिए गलती से जी मेरा एंकर गिर गया था, मेरे को पता नहीं लगा, मैं चलता रहा, वो एंकर से कट गया होगा केबल। और वही अब सब कह रहे हैं, बाय मिस्टेक आर एंकर, वी लॉस्ट आर एंकर एंड सो द केबल गॉट कट, वेरी सॉरी। चाहे कितना भी वेपनाइज किया हो, चाइना तो कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, बाल्टिक सी में रशिया कर रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। ये चीज़ों में आप रेगुलेशन तो ला नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप एक रूल बना देंगे तो सब मान लेंगे। आजकल एक चीज़ है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि ओशंस में देशों का एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उसमें चोक पॉइंट्स भी आते हैं और उसमें स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज जैसे स्टेट्स भी आते हैं, राइट ऑफ ट्रांजिट वगैरह। आजकल बहाना ये ईरान बोलता है जी मैंने तो उसको साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया, तो मेरे को तो अप्लाई नहीं होता वो। अमेरिका बोलता है मैंने ना साइन किया ना रेटिफाई किया, तो मेरे को भी अप्लाई नहीं होता वो। तो ये एक अच्छा बहाना मिल गया। सब बोलते हैं हम इसको मानते हैं पर क्योंकि हमने साइन नहीं किया तो हम ऑब्लाइज नहीं है मानने को, तो इसको भी वेपनाइज किया जा रहा है। तो ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है जो आप गारंटी ये कर दे कि सब मानेंगे उसको। इसी उम्मीद में है कि ज़्यादा लोग अपने आप ही रियलाइज़ करेंगे ये ठीक बात नहीं है और अपने आप बंद कर दें ये करना, तब है, नहीं तो ये तो चलता रहेगा। ऐसा तो होगा भी, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अब आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब हर देश को देखना पड़ेगा कि मैं अपने अंडर सी केबल्स कैसे प्रोटेक्ट करूँ। अभी तक किसी को फिक्र नहीं थी इतनी कि उसको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ गई है। तो उसके लिए चाहे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स डिप्लॉय करें या जो भी करें, अब देखना पड़ेगा कैसे करना है। पर ये बहुत डेंजरस चीज़ है जो हो रही है अभी, क्योंकि आपका बैंकिंग, आपका टेलीकॉम, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ अंडर वाटर सी केबल से जुड़ा। दिस इज हाउ अंडर सी केबल्स आर कनेक्टेड। तो सोचिए कितना आसान है डैमेज करना, और कितने ज़रूरी है कि ये डैमेज नहीं होए। और मतलब एक छोटे से एरिया से बहुत बड़े एरिया का आप कम्युनिकेशन इम्पैक्ट कर सकते हो। क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक डैमेज हो जाए उसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है वो किसी और के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ता है। उससे स्पीड में फ़र्क पड़ता है क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड आता है। तो इसके बहुत एसोसिएटेड इश्यूज भी हैं इसके साथ। और अगर बैंकिंग रुक जाए कोई भी कंट्री, सारे स्विफ्ट ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं अगर केबल जाए तो। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर इतने डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सो इंडिया के अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू। करेक्ट।
हॉर्मूज से कितने केबल आ रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ, और सिमिलरली और सबसे आसान इनको डैमेज करना है शैलो वाटर में। आपको 3000 मीटर पे नहीं डैमेज करना है, आपको 60 मीटर पे भी वही केबल मिल जाएगा, उसको आप डैमेज कर सकते हैं। तो यानी चोक पॉइंट्स पे ज्यादा आसान है क्योंकि वहाँ शैलो है पानी। और जैसे अगर हम देखें भी तो आगे जाकर ये रेड सी और इसमें से कितने केबल जा रहे हैं आप ये देखिए। हाँ, ये स्ट्रेट्स ऑफ बाबल मंदिर के पास ये देखिए। हाँ, तो ये बस इतने से एरिया से आप कितना बड़ा एरिया इम्पैक्ट कर सकते हो। ये अंडर सी केबल्स का भी नया थ्रेट आ गया है। और जिस पे आप कह रहे हैं कि अभी तक तो इसका कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है ही नहीं कोई। अब लोग सोच रहे हैं भाई कैसे करें क्या करें, ग्लोबल बनाए। जैसे आप बोल रहे हो कि लोग बोल रहे हैं भाई हम चार्ज करेंगे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, टोल लेंगे या जो भी है। हाँ, तो नए नए तरीके ढूंढेंगे, पर करना है कुछ तो करना पड़ेगा। एक ये चोक पॉइंट्स कितने ज़्यादा घातक हो सकते हैं। ये लेट 1960s में एक इंसिडेंस हुआ था जहां 8 साल तक शिप्स फंस गए थे। वहां से सेलर्स ने अपने स्टैम्प्स भी बना कर छापे। और चोक पॉइंट्स का डैमेज जो है इकोनॉमी को, आई थिंक 2022 में या 21 में सुएज कैनाल में एक MV एवर गिवन थी शिप। हाँ, ये एनिमेशन में दिखा दें कि किस तरह होके वो शी रैन अग्राउंड। और ये यहाँ एक तट से टकराया और फिर वो पानी के बहाव की वजह से बिल्कुल टेढ़ा होकर के पूरा चैनल ब्लॉक कर दिया इसने। सो ये और इस तरह से वो इतना सा जो चैनल है वो पूरा ब्लॉक हो गया और कोई शिप ना आ जा रही थी ना। तो ये तो था पीस टाइम में, कोई थ्रेट नहीं था एक जहाज की वजह से। आप सोचिए जब ये हुती रेबल्स अटैक कर रहे थे रेड सी में 2023-24 एंड ऑफ 23 अर्ली 24, तो मेजर शिपिंग लाइन जितनी थी वैसे मर्स्क को सब ने अपना ट्रैफिक केप ऑफ गुड होप से रीरूट किया, विच एडेड 8000 माइल्स टू द जर्नी, 15 डेज ऑफ टाइम। और कॉस्ट तो खैर अगर 8000 माइल्स आपकी जर्नी में ऐड हो जाए, 15 डेज आपके उसमें ऐड हो जाए, तो आप सोच लीजिए कॉस्ट कहाँ पहुँचेगी उसकी। और कॉस्ट ही नहीं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चा इन चीज़ों में वो किसी और ने पे किया, किसी कंट्री ने पे किया जिसके लिए भी गुड्स जा रहे थे। इससे भी काफ़ी डैमेज हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी को, ये जो 3-4 महीने हुती रेबल्स ने किया था। तो ये पूरा इधर से उधर से निकलने की जगह इधर केप ऑफ गुड होप से घूम के जाती थी नीचे से इधर। फिर मैडागास्कर चैनल से ऊपर आए। तो एनी क्लोजर और ब्लॉकेड ऑफ अ चोक पॉइंट इज डिजास्टर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ये नहीं कि खाली के जहाज रुक गए, पूरा इम्पैक्ट इसका होता है। ग्लोबल साउथ पे तो और भी होता है, ग्लोबल साउथ के जो गरीब देश हैं उनके ऊपर तो और भी इफेक्ट होता है इसका। ये जो 5 चोक पॉइंट जो कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इनसे डील करने के लिए इंडियन नेवी का क्या स्ट्रैटेजी है? तो इंडियन नेवी, जैसे मैंने आपको कहा, किसी भी टाइम पे 12 से 15 जहाज इंडियन नेवी के डिप्लॉयड रहते हैं। उसको हम मल्टी मिशन डिप्लॉयमेंट कहती है इंडियन नेवी। इंडियन ओशन में रहेंगे, चोक पॉइंट्स के पास रहेंगे, पेट्रोल करेंगे, पोर्ट्स में एंटर करेंगे, इन पैसिफिक के उसमें जाएंगे। एक तरीके का मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये है कि आपके जहाज़ वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई क्या शिपिंग है, क्या है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो नहीं होनी चाहिए। फिर आपके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, वो कंटिन्यूसली सर्वेल करते हैं इंडियन ओशन को और ये चोक पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। वहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि कुछ हो तो नहीं रहा है। तीसरा, आपके जो ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर हैं, मर्चेंट शिप्स को बोला जाता है कि भाई आपको कुछ दिख रहा हो, आजकल उनको भी अवेयर कर दिया गया है। वाइट शिपिंग, हमारे इंडियन ओशन रीजन का एक इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में, उनका वाइट शिपिंग एग्रीमेंट है 25 या 26 नेवीज़ के साथ। वाइट शिपिंग मतलब वॉरशिप्स का नहीं है, ये सिविलियन शिप्स के साथ है। उनको भी कोई ऐसा मूवमेंट दिखे कि भाई कुछ ये जहाज़ क्या कर रहा है, क्यों यहाँ पे है, फिशिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स को देते हैं। फिर वो फ्यूजन सेंटर एक दूसरे से बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर बनाते हैं रीजन की, कि ये पिक्चर है ऑपरेशनल। हर एक जहाज़ पे 30 मीटर से लंबा हर एक जहाज़ में एक चीज़ होती है AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हर एक 30 मीटर से लंबा कोई भी जहाज़ हो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे हमारा आधार है, और एक AIS ट्रांसपॉन्डर होता है उसके ऊपर, वो उसको पूरे टाइम ऑन रखना होता है अपना। मतलब आपको पता है कि अच्छा इस नंबर, ये शिप का ये AIS नंबर है, ये यहाँ पे है, तो आप इससे पूरी ग्लोब की शिप्स में कौन सा शिप कहाँ है आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसको सर्कमवेंट करने के लिए क्या करते हैं लोग, AIS अपना उल्टा सीधा काम करना है, AIS बंद कर देंगे, और जिसको डार्क शिप कहते हैं। अगर आप आजकल सुन रहे होंगे कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में 3 डार्क शिप निकल गए। डार्क शिप इससे निकल गए क्योंकि AIS बंद कर दिया,
रेडार बंद कर दिया तो कोई तरीका ही नहीं था पता लगाने का कि जहाज़ खिसक गए वहाँ से। तो उसको डार्क शिप कहते हैं, जो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता और सब कुछ अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके चुपचाप कहीं से निकल जाता है। चाइनीज़ क्या करते हैं, आजकल सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल इकोनॉमी को है IUU फिशिंग से, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसका मतलब आप अपने फिशिंग फ्लीट ले जाइए कहीं भी ओपन ओशन में और फिशिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई रूल नहीं है जो कहता है कि आप ओपन ओशन में फिशिंग नहीं कर सकते। अब एक नई ट्रीटी आई है, उसको BBNJ कहते हैं, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, उसमें आ रहे हैं रूल्स, क्योंकि और सबसे बड़ा इसका कल्प्रिट है चाइना। तो चाइना क्या करता है वो, अच्छा हर एक कंट्री का कि EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपकी टेरिटरी से 200 माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें आप लोगों का आना जाना नहीं रोक सकते, पर कोई और कंट्री आके उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई रिसोर्सेज नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। चाइना क्या करता है, चाइना किसी कंट्री के अपनी फिशिंग फ्लीट के साथ EEZ के 10 मील बाहर रहेगा, 10 या 20 मील, और फिर रोज 3 या 4 अपने फिशिंग फ्लीट के शिप्स को डार्क शिप करके अंदर भेज देगा EEZ में कि तुम जाके फिशिंग करो और सुबह तक आ जाना बाहर। तो ये वो साइकिल करता है, पर मेनली बाहर रहता है, तो आप डायरेक्ट ब्लेम भी नहीं डाल सकते। वो बोलता है आप चेक कर लो मेरे AIS में, मैं तो बाहर था। तो चाइना इज द बिगेस्ट कल्प्रिट इन दिस, इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड थिंग। सो टुडे IUU अकाउंट्स फॉर $20 billion ऑफ फिशिंग ट्रेड इन द वर्ल्ड इज इलीगल। $20 billion per year. Wow. That is how serious IUU threat has become now. And countries which don't have that capacity ना कि अपने EEZ को प्रोटेक्ट कर सकें, छोटे प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप आइलैंड ले लीजिए, अब मॉरिशस छोटा सा आइलैंड है, पर उसका EEZ तो उसको 200 माइल्स ऑल अराउंड है। मॉरिशस नेवी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने 200 माइल्स को पेट्रोल कर सके ठीक से। तो इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे करता है, इंक्लूसिव कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, कि हम प्रोवाइड करेंगे आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप हमारे रिसोर्सेज के साथ काम करो, तो हम आपके भी EEZ को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये सब जो प्राइम मिनिस्टर का जो सागर पॉलिसी थी, जो 2015 में उन्होंने मॉरिशस में बोला था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो यही थी कि हम साथ मिलके इस रीजन को ग्रो कर सकते हैं, हम साथ मिलके इस रीजन को सिक्योर कर सकते हैं। एक देश के बस के बाहर है अकेले करना। हम चाइना वाला मॉडल नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं कि आपको दबाव डाल के आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपके बोल रहे हैं हमारे साथ काम करो, इंक्लूसिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, कोलैबोरेटिव होगा। तो हमारी पॉलिसी ये है। अब 2025 में जब प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस गए तो उन्होंने सागर का स्कोप बढ़ाया और अब उसको नाम दिया है महासागर। तो न सिर्फ वो खाली इंडियन ओशन के लिए है, अब पूरे ग्लोबल साउथ को कवर कर रहे हैं कि हम उस ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल साउथ में कई अफ्रीकन कंट्रीज भी आती हैं, वो भी एक तरीके से इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं क्योंकि इंडियन ओशन के बराबर हैं। तो अब हमने इसको लार्जर उसमें लिया है कि लेट्स ऑल गेट टुगेदर। वी हैव लॉट ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, आयोरा है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IOC है, इंडियन ओशन कमीशन, जिबूटी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, 3-4 ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके पर्पस एक ही है, मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो हम बोल रहे हैं हम सब मिलके अगर करेंगे तो वील बी एबल टू डू अ कंबाइंड एफर्ट, इंस्टेड ऑफ आप अपना कर रहे हो हम अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना करने की जगह लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। जो बहुत सारे ऐसे कुछ हिस्सों में रिपोर्ट छपते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सी के बारे में, कि जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि टेक्टोनिक टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ से आप किसी देश से बहुत दूर बैठ कर के भी एक सी के अंदर एक थ्रेट कॉज कर सकते हो। क्या एक ये भी रीज़न हो सकता है इतने बड़े एरिया को कवर करने का कि हम इंडिया को जितनी दूर तक हो सके सिक्योर रखें, ताकि हमें दूर दूर तक पता रहे कि हमारे टूवर्ड्स कोई थ्रेट नहीं भेज पा रहा? देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी जो होती है वो ओवरनाइट नहीं डेवलप होती, और ऐसे नहीं कि वो जो थ्रेट आपके पास आ रहा है वो आपके बिल्कुल करीब आके होगा, वो बिल्डअप हो रहा है कहीं पे। मैरिटाइम एरिया में टाइम लगता है, चीज़ें बिल्डअप होती हैं। तो अगर आपको पूरी एरिया का जनरल आइडिया नहीं है, आपकी निगरानी पूरी एरिया पे नहीं है, तो इट विल बी टू लेट बिफोर यू कैन रिएक्ट टू सिचुएशन दैट इज डेवलप्ड, वेदर इट इज़ टेररिज्म, वेदर इट इज़ पायरेसी, वेदर व्हाटएवर इट मे बी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमको ये नहीं देखना कि हमारे 20 मील पे क्या हो रहा है, 30 मील पे क्या हो रहा है, हमें ये देख रहा है हमारे से 1000 मील पे क्या हो रहा है और इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब डायरेक्ट इंडिया पे ना हो, कल को लेटर से चाइना मालदीव में कोई हरकत करे, उसका हमको पता रहना चाहिए हमारे बराबर हो रहा है, वो हमारे साथ नहीं हो रहा है पर हमारे बराबर हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है, चाइनीज़ मूवमेंट बहुत हो शिप्स का इंडियन ओशन में, चाहे वो साउथ से आ रही हो, पर क्यों आ रही हैं, क्या वजह है, ये पता होना चाहिए हमको। इसीलिए मैंने कहा इट हैज़ टू बी कलेक्टिव कोलैबोरेटिव, क्योंकि जैसे कोस्टल सिक्योरिटी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
26/11/2008 के बाद कोस्टल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया गया. पूरा कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदला गया इंडिया का और बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया. किसकी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे रडार स्टेशन होंगे, क्या रिपोर्टिंग होगी, पूरा. तो इंडिया ने कोस्टल रडार नेटवर्क लगाया एक. पूरा हमारा जो कोस्ट है इंडिया का, उसको रडार से कवर किया है कि कोई ऐसी जगह ना गैप आ जाए जहाँ से कोई बोट आ जाए या कुछ आ जाए बिना किसी को पता लगे. तो हमने ना सिर्फ इंडिया के कोस्ट के लिए किया, हमने पार्टली बांग्लादेश में लिया उसको, हमने श्रीलंका में किया, हमने मालदीव्स में लगाया रडार, क्योंकि हमको चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है वो भी हमको पता रहना चाहिए. पर उन कंट्रीज़ के साथ काम करके. तो सिचुएशन जो वहाँ डेवलप हो रही है उसकी भी हमको खबर रहनी चाहिए. ये नहीं कि जब कसब की बोट पहुँच गई गेटवे ऑफ इंडिया के पास हमको पता लगे कि कुछ हो रहा है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसलिए मैं फिर इसी टर्म पे आ रहा हूँ, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. आपको पूरे मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस होनी चाहिए, और जिसको हम सिचुएशनल अवेयरनेस भी कहते हैं कि क्या सिचुएशन है किसी दिन पे, किस टाइम पे क्या सिचुएशन. क्योंकि टाइम नहीं लगता है मैरीटाइम में सिचुएशन डेवलप होने में और आउट ऑफ कंट्रोल जाने में. जो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए, पूरे इंडियन ओशन को और ये 500 चोक पॉइंट्स पे नज़र रखने के लिए, पायरेसी से डील करना है, सी केबल का प्रोटेक्शन है, ट्रेड का प्रोटेक्शन है, सब चीज़ें हैं. सैटेलाइट्स का क्या रोल होता है और इंडियन नेवी में क्या कैपेबिलिटी है सैटेलाइट से डील करने की, और किस तरह से ये कोऑर्डिनेट करा जाता है? देखिए, स्पेस को हम मोर एंड मोर यूज़ करने लगे हैं फॉर सर्वेलेंस. तो अभी हमने पहले हम क्या बोलते थे, इंडिया हैज़ अ बैलेंस्ड 3 डायमेंशनल नेवी. 3 डायमेंशनल meant under the water, on the surface, in the air. Now we don't say that. Now we say India has a balanced multi-dimensional navy. It includes cyber and includes space. So 5 dimensions. Space surveillance is very important because satellites give you so much more coverage. So all these combine. So maritime patrol aircraft for long range maritime patrol, medium range maritime reconnaissance aircraft for waters around India, UAVs in areas of interest where you can keep a UAV hovering for some time to keep an area, space, overall space surveillance, satellite pictures of maybe naval bases. आपको आज पता है कि ये पनडुब्बी तो थी यहाँ पे कल, इसकी आज की पिक्चर में है ही नहीं, कहाँ गई है. So things like that. You can monitor the movement of ships, you can monitor what is developments ashore in countries. So all these factors, space has become a very important element. And I'm not talking of weaponization of space. Yes. I'm not talking of space weapons. I'm talking of peaceful application of space. Yes. For maritime domain awareness. Very important. And it is going to become increasingly important. Unfortunately, space भी weaponize होता जा रहा है. अब space-based weapons आ रहे हैं, hypersonics, ये वो सब आ रहा है. So वो भी, उसका भी कोई regulatory mechanism नहीं है. कोई किसी को रोक नहीं सकता उसमें. But space as a positive element of maritime security, very important. And Indian Navy capability, तो कई साल पहले हमारी एक सैटेलाइट थी रुक्मिणी. Navy was the first of the 3 services to get its own satellite. It was mainly a communication satellite, but it also gave surveillance this thing. पर हमारा, we may not, I don't know how many service specific satellites we have, कि आर्मी की है, नेवी की है, स्पेशलाइज फॉर दिस. पर ओवरऑल हमारा जो सैटेलाइट कवरेज है इंडिया का, उसमें से आई एम श्योर सिक्योरिटी एलिमेंट भी होगा. हमको पिक्चर आती होगी कि पिक्चर क्या है, ओशन पिक्चर. आई एम नॉट श्योर कितना है, बट होगा ज़रूर, आई एम श्योर. दूसरी चीज़ है नेविगेशन. स्पेस इज गोइंग टू बी यूज्ड मोर एंड मोर फॉर नेविगेशन. वी आर ऑल ऑन GPS राइट नाउ. GPS एक कंट्री के हाथ में, जिस दिन उसने स्विच ऑफ कर दिया, आप GPS गया आपका. तो एवरी कंट्री, चाइना ने बेदू सिस्टम अपना लगाया है, हमारा है वो IRNSS कुछ है, हमने भी अपना नेविगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया है. उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी, सैटेलाइट वगैरह कोई डाउन है, बट वी हैव टू हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट दिस थिंग, बिकॉज वी कैन नॉट बी एट द मर्सी ऑफ एनी. आप ये सोचिए, मलाक्का स्ट्रेट्स में जहाँ 3 किलोमीटर विड्थ की चैनल में 100 शिप्स नेविगेट हो रही हैं, कोई अगर GPS बंद कर दे तो आप सोच सकते हैं क्या होएगा वहाँ पे, या GPS स्पूफ कर दे. आप सोचिए वहाँ क्या हो सकता है, chaotic क्या होगा वहाँ पे. सो इट इज़ अनदर थिंग दैट इज बीइंग वेपनाइज्ड. तो हर एक कंट्री को अब देखना है कि मैं अपने आप को सिक्योर कैसे रखूँ. नहीं तो वी आर टेकन GPS फॉर ग्रांटेड कि GPS तो है ही. करेक्ट. सो फॉर नेविगेशन, तो दैट इज अनदर एलिमेंट ऑफ स्पेस विच वी हैव टू कीप इन माइंड. हु जिनताओ ने बोला था 2013 में दैट चाइना हैज अ मलाक्का डिलेमा. दैट स्टेटमेंट हैज नाउ कम टू स्टक ओवर देयर. व्हाई डज चाइना हैव मलाक्का डिलेमा? चाइना हैज मलाक्का डिलेमा बिकॉज इट इज अ वेरी नैरो पैसेज, and China, 80% of China's trade and energy goes through Malacca Strait. So it is very concerned that somebody can disturb it. May not be disrupted, but disturb it. तो ये उनका था कि भाई हम इसको कैसे ओवरकम करें, हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो ट्रेड और एनर्जी मलाक्का से जाता है वो उसको कोई थ्रेट ना हो.
तो 2-3 तरीके उन्होंने सोचे। एक तो लोम्बोक और सुंडा स्टेट्स हैं, पर उसमें से इतना ट्रैफिक नहीं जाता क्योंकि चाइना से वो बहुत दूर हो जाता है। दूसरा उन्होंने लैंड कनेक्टिविटी सोची। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो ग्वादार पोर्ट से शुरू होता है और सीधा शिनजियांग जाता है। रोड कनेक्टिविटी कि उनके टैंकर्स को या कार्गो को मलक्का स्टेट में जाना ही नहीं पड़ेगा। वो ग्वादार आएंगे, ग्वादार से अनलोड करेंगे और वहाँ से ट्रक और ट्रेन से वो निकल जाएगा। पाइपलाइन भी लगाई है उसके लिए। बट ये सब बड़ी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बट ठीक है। एक दूसरा, म्यांमार में एक क्विकफू पोर्ट है, उसको चाइना डेवलप कर रहा है, डीप सी पोर्ट, कि अगेन उनको मलक्का स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। बे ऑफ बंगाल में सीधा जाएंगे म्यांमार से उनका ट्रेड जाएगा चाइना मेनलैंड, कनेक्टेड बाय रोड। तो दीज आर द थिंग्स दैट चाइना इज डूइंग टू ऑफसेट इट्स मलक्का डिलेमा, ऑल्टरनेट दिस थिंग। माई पर्सनल व्यू, हमने बड़ी सिंप्लीफाई कर दिया मलक्का डिलेमा को। अरे मलक्का डिलेमा हम चाइना को चोक कर देंगे। जिस वाटरवे से 1 लाख जहाज जाते हैं साल में, उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी शिप को रोकना है, कौन सी शिप को जाने देना है, कौन सी, और रोक के करना क्या है उसके साथ, बोर्ड करना है, क्या करना है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो ईजी टू इम्प्लीमेंट द मलक्का डिलेमा एज वी सीम टू बिलीव इट विल बी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इशूज विद दैट। इट्स अ वेरी नैरो वाटरवे। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये 10 जहाज यहाँ रुक जाओ, बाकी क्या करेंगे जो 100 पीछे आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। बट येस, इससे ये ज़रूर है कि हम चाइना का जो वॉरशिप मूवमेंट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं अच्छी तरह। एंड दैट इज़ वाई अगेन वापस आ गए टू अंडमान निकोबार कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एज अ लिसनिंग पोस्ट, एज अ स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट फॉर इंडिया, दोनों चीज़ें, और अपनी ओन सिक्योरिटी, अपनी बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी के लिए और अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। सो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली ओशन ट्रेड रूट्स, ओशन चोक पॉइंट्स और मैरीटाइम वॉरफेयर के क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उससे डिटर्मिन हो रही है कि चाइना कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर और डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ और पोर्ट्स खुलने चाहिए। एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन कि कंट्रीज़ का आपस में क्या इक्वेशन चल रहा है। देखिए, द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन द ओशंस। ओशन डिसाइड करेंगे फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी दो तीन वजह से। ये पहला, रिसोर्सेज सारे ओशन में, लैंड रिसोर्सेज ड्राई अप हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सारे देशों ने सी को देखना है अभी रिसोर्सेज के लिए, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, आपकी ईज एंड प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आईयूयू फिशिंग जैसी चीज़ें कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट। आज आईयूयू फिशिंग कर रहे हैं, कल कुछ और करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो ये सब करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक वो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक वेलबींग के लिए सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटी पायरेसी, एंटी टेररिज्म, चोक पॉइंट सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सब उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम फ्री एंड ओपन ओशंस कहते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना सी में। ये सेकंड है। थर्ड, अपनी ओन मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे जो 2 थ्रेट्स हैं अभी, मेन जो थ्रेट हैं अगर हम देखें, एक हमारा नॉर्दर्न नेबर, एक हमारा वेस्टर्न नेबर, इनका मैरीटाइम एस्पिरेशन भी बहुत है। पर्टिकुलरली चाइना वांट्स टू बी अ ग्लोबल पावर। चाइना इज यूजिंग द क्लासिक दिस थिंग के मैरीटाइम पावर इज द की टू ग्लोबल पावर, दैट इज हिस्ट्री हैज प्रूवन। तो अभी वो साउथ चाइना सी और वहाँ पे फोकस्ड है। तो अभी वहाँ पे फोकस्ड है, तो इतना वो ध्यान इंडियन ओशन को दे नहीं रहा है। आ रहे हैं 6-7 जहाज चाइनीज नेवी के हमेशा इंडियन ओशन में रहते हैं, पर वो हमारे साथ भिड़ नहीं रहा है किसी में, अपना काम करता है और चले जाते हैं वापस। जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे उनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपको मालूम है चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी ऑलरेडी, करेक्ट, 350 जहाज हैं और 2030 तक 450 जहाज होंगे उनके पास, इंक्लूडिंग 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जहाँ उनके पास चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर आया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप उनका इंडियन ओशन में आके ऑपरेट करेगा और उसके साथ 2-3 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी होंगी, SSNs। हमें ये देखना है कि जब वो कैपेबिलिटी उसके पास आएगी तो हमारे पास भी उस किस्म की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमको कंटेन ना कर पाए। हमारी जो इंडियन ओशन में जो एज है वो हमेशा हमको रखनी है। चाइना का मकसद क्या है इंडियन ओशन में आने का? इंडिया तो बाय द वे इंडिया को कंटेन करना है। चाइना का मकसद ये है, अगर उसको ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो पहली बात तो उसको पहले मैरीटाइम पावर बनना है। जहाँ चाइना की ज्योग्राफी है अभी, वहाँ वो मैरीटाइम पावर नहीं बन सकता। ताइवान, साउथ चाइना सी वो सब करेगा, पर उसके आगे क्या करेगा, कहाँ जाएगा उसके बाद? तो उसको इंडियन ओशन जैसी एक बड़ी सी स्पेस चाहिए, ओशन स्पेस, जहाँ पे वो अपना मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन कर सके कि भाई अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे और मैं ये डोमिनेट कर रहा हूँ। और उसके बाद इंडियन ओशन से उसको एक्सेस मिलता है पैसिफिक अटलांटिक ओशन का। तो नेक्स्ट, अगर आपको ग्लोबल सुपर पावर बनना है
तो आपको अटलांटिक ओशन में भी प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। अभी नहीं है प्रेजेंस, राइट। ये ठीक है, एक आधा जहाज जाता है, एक आधा जहाज आता है, पर एक सब्सटैंशियल प्रेजेंस, उसके लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि इंडियन ओशन को वो डोमिनेट कर सके, और वो हमको देखना है कि वो हम उसको उतना डोमिनेट ना करने दें। तो फ्रॉम एन इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, द इंडियन ओशन एंड द इंडो पैसिफिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटेन चाइनाज राइज। और इसलिए वो पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है, बांग्लादेश को सबमरीन दे रहा है, सबको यूज़ करेगा इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, कंटेन करने के लिए। तो तीन, एक ही है। दूसरा ग्लोबल एनर्जी, अभी भी फ्लोज आर फ्रॉम सी। 95% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ट्रैवल्स ओवर द ओशंस। तो आप ये सोच लीजिए अगर उसमें थोड़ा भी डिसरप्शन हो जाए तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर होगा। यस, सो मैं नंबर देख रहा था, लैंड और या रोड से ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ 10% होता है, करीब 1% एयर से होता है, और बाकी का 89% जो है वो सी से होता है। इंडिया का खुद का 94% बाय वॉल्यूम इज बाय सी, आवर ट्रेड 94% एंड 70% बाय वैल्यू। तो आप सोच लीजिए इंडिया के लिए मैरिटाइम कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सी लेन्स को इंश्योर करें कि इनको कोई थ्रेट ना हो कभी। बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि नेवी का क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है और कितना इंपॉर्टेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए। न सिर्फ लड़ाई के टाइम में हमारा तो रोज का है, पीस टाइम में भी हमको वो इंश्योर करना है पूरे टाइम। यस, सो दैट्स व्हाई इंडिया इज बेसिकली अ मैरिटाइम नेशन। अगर आप इंडिया का देखें, ठीक है हिमालयज ऊपर हैं, पर ट्रेड हमारा सारा यहाँ से, हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ से, सब कुछ सी से ही है। तो इंडिया एक्चुअली मैरिटाइम नेशन है। इनफैक्ट राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने भी कुछ 2024 के सितंबर में बोला था, I'll paraphrase, I don't remember the exact quotation. He said, we always treated India as a continental power with the sea in the south. It is now an island nation with land in the north. So that is the importance of... And Prime Minister Modi said that the blue chakra in the center of the Indian flag represents the centrality of the ocean economy for India. This was said by Prime Minister Modi. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमारे ओशंस का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों कोई और पावर जो है इस पे डोमिनेशन चाह रहा होगा। सो सर, थैंक यू आज के सेशन के लिए। हमें ये पूरा इंडियन ओशन का समझना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये एरिया हमारे कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।